हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुमावत जीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास का टॉपिक है कृषि और मृदा, यानी कि मिट्टियों को आज अपन देखने वाले हैं। और इस क्लास में आज अपन 75 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, हरित क्रांति से अभिप्राय है कि उच्च उत्पादन वेराइटी प्रोग्राम में वृद्धि करना। ठीक है, जैसे अपने कृषि उत्पादों से संबंधित है हरित क्रांति। और जब से हरित क्रांति आई है तब से गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो दोस्तों, हरित क्रांति के जन्मदाता है नॉर्मन ई बारलॉग, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह वस्तु कौन सी है। ठीक है, तो वो फसल कौन सी है दोस्तों, तो वो फसल है, ध्यान रखिएगा, गेहूं। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है हरित क्रांति के आने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कथन ये कहता है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, तो असमानता में वृद्धि हुई है, यानी कि यह असमानता का कारण है क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और यहाँ पर उत्पादन में वृद्धि हुई है, इसलिए दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो कौन सा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को नहीं मिला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसानों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संस्थानों की उत्पादकता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं, यानी कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित हैं कि कई तरह की फसलें उगाने तथा पशुपालन करने से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित है पंतनगर, यानी कि पंतनगर कहाँ पर है, तत्काल में यूपी में है। जबकि पहले जब कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था तब यह था उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और कृषि विश्वविद्यालय का जो सर्वप्रथम उद्घाटन किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और कब हुआ था, सन 1960 में इसका उद्घाटन यानी कि प्रारंभ हुई थी प्रथम कृषि विश्वविद्यालय सन 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति इंद्रधनुष क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति नीली क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, सुमेलित कीजिए। आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, यह है सूची 2। तो हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है और नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। ठीक है, तो कृत्रिम मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एपीकल्चर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, कृषि के कुछ मुख्य प्रकार हैं, जैसे सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन कहा जाता है, पिस्सीकल्चर को व्यापारिक मत्स्य उत्पादन कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर को फलों की कृषि कहा जाता है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहा जाता है और फ्लोरिकल्चर को फूलों की कृषि कहते हैं। ठीक है, ओलिवी को जैतून की कृषि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जैतून की कृषि कहा जाता है।
जैतून की कृषि। ठीक है, विटीकल्चर को अंगूर की कृषि कहा जाता है। ठीक है, विटीकल्चर को अंगूर की कृषि कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और अच्छे से रट लीजिए। विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि विशेष रूप से तालाब और पोखरों में मत्स्य पालन किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है और पिस्सीकल्चर के नाम से। ठीक है, पिस्सीकल्चर के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक व उद्यान की फसलों की प्रीमियम दर कितनी है? ठीक है, तो प्रीमियम दर कितने हैं? 5.0%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? ठीक है, तो भारत सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना कब की थी? 1987 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। और कहाँ से प्रारंभ किया था? इन्होंने किया था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से इन्होंने भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। विनोबा भावे ने किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? ठीक है, तो कौन सा राज्य था वो था आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य से विनोबा भावे ने क्या करी थी? भूदान आंदोलन की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। ठीक है, भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, ये राज्य है और ये इनसे संबंधित स्थानांतरण कृषि है। स्थानांतरण कृषि कि किस कृषि को, मतलब ये जो स्थानांतरण कृषि है अलग अलग स्टेट में इनका नाम दिया गया है। ठीक है, केरल राज्य में स्थानांतरण कृषि को पूनम के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पौंड के नाम से जाना जाता है और असम में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जबकि झारखंड में किल के नाम से नहीं जाना है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। झूम कृषि को किस नाम से भी जानते हैं? ठीक है, तो झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? अभी देखा था आपने, झूम कृषि को जानते हैं स्थानांतरण कृषि। ठीक है, और झूम कृषि स्थानांतरण कृषि को झूम कृषि किस राज्य में जाना जाता है? असम राज्य में। ठीक है, असम के अंदर इसको क्या किस नाम से जानते हैं? झूम के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानांतरण कृषि का नाम हो वो राज्य कौन सा है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरण कृषि का नाम किस राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो पौंडू ओडिशा में कहा जाता है, पूनम केरल में कहा जाता है और झूम कृषि असम में कहा जाता है। ठीक है, तो मासा जो कृषि है, ये मासा कृषि हिमाचल प्रदेश में नहीं कहते बल्कि मध्य प्रदेश में मासा कृषि के नाम से जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसको मासा कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओडिशा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है, किस नाम से कहलाती है? बी, यानी कि पौंडू के नाम से कहलाती है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो मसूर जो है रबी की फसल की है। ठीक है, क्योंकि ये खरीफ की फसल नहीं है, इसे रबी की फसल के नाम से जाना जाता है, ये रबी की फसल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से भारत की खरीफ की फसल कौन सी है? अब खरीफ की फसल आपको बताना है कि कौन सी खरीफ की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल है बाजरा। ठीक है, ये बाजरा खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है, जबकि गेहूं, चना और जो ये रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, रबी की फसल में। और बाजरा कौन सी फसल के अंतर्गत आता है? ये आता है खरीफ की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? अब आपको बताना है कि रबी की फसल कौन सी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सरसों। ठीक है, क्योंकि रबी की फसल है सरसों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। कौन सी दलहन फसल नहीं है? ठीक है, इनमें आपको बताना है चना एक दलहन फसल है, मूंग एक दलहन फसल है, अरहर भी दलहन फसल है, जबकि मखाना एक अरहर फसल, ये दलहन फसल नहीं है। और कौन सी फसल के अंतर्गत आता है मखाना? मखाना आता है नगद फसल के अंतर्गत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मखाना कौन सी फसल में आता है? व्यापारिक फसल के अंतर्गत आता है।
व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मखाना व्यापारिक फसल है, जूट व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है, कपास व्यापारिक फसल के अंतर्गत आती है, जबकि मक्का व्यापारिक फसल के अंतर्गत न आकर के ये कौन सी फसल में आती है? खरीफ की फसल में आती है। ठीक है, मक्का खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है, मक्का खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारतवर्ष में 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से राज्य थे? ठीक है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये वो तीनों राज्य हैं जो गन्ना उत्पादन में 2016 और 17 के अंदर शीर्ष स्थान अपना प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है? तो वर्तमान में कपास निर्यातक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। ठीक है, असम राज्य, असम के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं, जिनमें से असम फर्स्ट नंबर पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ठीक है, कौन सा राज्य समूह चाय का उत्पादन करता है? तो वो हो जाएगा असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके अलावा और भी राज्य हैं जैसे केरल, केरल के बाद है कर्नाटक। ठीक है, ये वो 5 राज्य हैं जो चाय की दृष्टि से अपना उच्च स्थान रखते हैं। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? ठीक है, तो भारत में सर्वोत्तम चाय होती है असम के दार्जिलिंग क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तरी पूर्वी भाग है जो चाय का कुल मात्रा का लगभग 3/4 भाग उत्पन्न करता है। उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, तो भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो वो है चावल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? ठीक है, 2016-17 में ऐसा कौन सा राज्य है जो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो वो था कर्नाटक। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी यानी कि कहवा, कॉफी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? कहवा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉफी दिया कहवा बात एक ही है। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है आंध्र प्रदेश राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान रखता है। भारत में प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है। ठीक है, पूर्ण जैविक कृषि राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्किम को यानी कि टिकाऊ कृषि सम्मेलन के अंदर सिक्किम को सन 2016 में पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज्यादा फल का उत्पादन होता है केले का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। चावल उत्पादन का भारत का विश्व में स्थान है दूसरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा किस देश के बाद में है? चाइना के बाद में। चाइना के बाद भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देश में निम्न में से कौन सी खाद्यान्न फसल सबसे अधिक उत्पादन है? ठीक है, कौन सी कदर फसल खाद्यान्न सबसे अधिक उत्पादन है? तो वो है चावल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान अवस्थित कहाँ पर है? कटक ओडिशा के अंदर। ठीक है, कटक कहाँ पर स्थित है? कटक है उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादक राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य माना जाता है। ठीक है, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनाज पैदा होता है, तो अंशदान भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? तो वो राज्य कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ पर मिलता है? तो सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ष के दौरान एक एकड़ पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को किस रूप फसल उगाने की क्रिया को फसल के रूप में जाना जाता है? इनके किस फसल के रूप में जाना जाता है? उसे जाना जाता है बहुखंडीय फसल के रूप में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और इनका उत्तर देना है। ठीक है, भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है। अब देखना है कि भारत की जो मृदा अपरदन है वो किन किन समस्याओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा के कारण मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल सही है। वनों के कटाव के कारण मृदा का अपरदन होता है, बिल्कुल सही बात है। अत्यधिक खेती के कारण भी मृदा का अपरदन होता है, बिल्कुल सही बात है। और अतिचारण की दृष्टि से भी मृदा का अपरदन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चारों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर अपन देखते हैं कि कृषि का व्यापकीकरण हुआ है, कृषि क्रियाओं में विविधता है, जबकि कृषि का निगमीकरण भी हुआ है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि जनगणना आयोजित की जाती है। ठीक है, भारत में जो कृषि जनगणना है वो आयोजित की जाती है, कितने वर्षों के बाद में की जाती है? 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में कृषि सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? यानी कि भारत में कृषि सेंसस कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 5 वर्षों के अंतराल में की जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो केरल राज्य गरम मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य आम के उत्पादन के नाम से उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरसों की कृषि में सर्वाधिक क्षेत्र रखता है? तो वो राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि उत्पादित की जाती है। ठीक है, और राजस्थान में कौन से जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा कृषि की जाती है, सरसों का उत्पादन होता है? वो है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर व अलवर। ठीक है, इन दो जिलों के अंदर राजस्थान में सरसों की सर्वाधिक उत्पादकता देखी गई है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। अब इनमें से सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो कृषि फसल उगाना और खेती करने से संबंधित है, उद्यान कृषि फल फूलों से संबंधित है, जबकि मत्स्य पालन कृषि मछली पालन से संबंधित है, और द्राक्ष कृषि अंगूर की कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खाने योग्य तेल का भारत अधिकतर आयात करता है। राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1985 से 1986 के मध्य इसका विकास हुआ था। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा है? खाद्यान्नों में निर्यात। ठीक है, खाद्यान्नों का निर्यात करना भारत का एक उद्देश्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कृषि समर्थन मूल्य में वृद्धि कब की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषकों की वास्तविक लागत बढ़ेगी तब कृषि मूल्य में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्न में से कौन सी है? भारत की जो प्रमुख खाद्य फसलें हैं उनका नाम कौन कौन से हैं? चावल और गेहूं, ये भारत की प्रमुख खाद्य फसलों के अंतर्गत आती है। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन रोपण करने से मृदा अपरदन रुक जाता है। ठीक है, मृदा का अपरदन नहीं होता है क्योंकि वनों के रोकने से वहां पर बारिश का जमाव अधिक रहता है और मिट्टी का कटाव कम होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के दीर्घकालिक का नुकसान का कारण बनती है। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक अगर प्लास्टिक गलती नहीं है, इस वजह से मिट्टी को इससे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रेशे को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन सा रेशा है जिसे सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? तो वो रेशा है जूट। ठीक है, जूट को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के ऊपर मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, वर्मी कंपोस्ट के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट के लिए निम्न में से लाल कृमि का उपयोग किया जाता है और ये जो वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा किया जाता है? केंचुए के द्वारा। ठीक है, और केंचुआ किसान का मित्र भी कहलाता है, किसान का मित्र होता है केंचुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि केंचुआ किसका मित्र है या फिर केंचुआ से क्या संबंध है। ठीक है, ऑप्शन में आता है वहां पर किसान मित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यानी कि पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा होती है उसमें किस केमिकल का अधिकांश अंश होता है? तो वहां पर होता है कैल्शियम का। ठीक है, क्यों कैल्शियम का अंश होता है जिस कारण से वो अधिक उपजाऊ नहीं होती। ठीक है, अधिक उपजाऊ नहीं होती है क्योंकि उसकी जो मिट्टी होती है वहां पर नाइट्रोजन ह्यूमस की इसमें यहाँ पर कमी होती है। नई जलोढ़ मृदा का जो वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो वो है खादर। खादर का उपयोग किया जाता है नवीन जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो इतना तो आपको पता ही होगा कि काली मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये वो मृदा है जो गर्मियों के अंदर इस मृदा में दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, और ये वो मृदा है जो स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहलाती है और इसमें सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता है और लंबे समय तक नमी रहने की इसमें क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, निम्नलिखित में से किस भारतीय मृदा में ग्रीष्म ऋतु में गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिससे मृदा पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है? ठीक है, मृदा में पर्याप्त ऑक्सीकरण संभव हो पाता है, तो वो कौन सी मृदा है? काली मृदा, जैसा कि अपने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ठीक है, तो वो कौन सी मिट्टी है? तो वो है काली मिट्टी, क्योंकि इसका जो बेसाल्ट लावा के अपक्षण और अपरदन के कारण इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोहे का जो अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? ठीक है, तो वो कौन सी मृदा है? वो है लेटेराइट मृदा। ठीक है, जिसका लोहे की अधिकता के कारण इसका क्या होता है? अनुर्वर होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्न में से एक इस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, वो है जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद देख ले, पूर्व रंगों में एनपीके, एनपीके से क्या तात्पर्य है? तो एनपीके से तात्पर्य है एन से नाइट्रोजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और आज अपन ने 35 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और
मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहने वाला है अपना खान एवं खनिज संपदा। ठीक है, खान एवं खनिज संपदा। खनिज संपदा पर अपन अगला टेस्ट लेकर के आने वाले हैं। तो क्लास को वैसे तो आज अपन लेट हो गए, और डेली अपन शुरू करेंगे क्लास को डेली 9 बजे। ठीक है।